हेलो गाइस। जय श्री राम, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे हमारी फिलॉसफी वैशेषिका की। पिछली क्लास में हमने न्याय को डिटेल में पढ़ा था और ये हमने देखा था कि न्याय और वैशेषिका एक सिमिलर फिलॉसफीज है। कैसे सिमिलर है, क्या है, वो हमने देखा था। हमने बेसिकली ये देखा था कि जो न्याय है वो डील करता है आपका एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक में। ठीक है। और जो हमारा वैशेषिक है ये डील करता है हमारा मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी में। ऑन्टोलॉजी क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। इसमें मेन जो थ्योरी है वो यही है कि जो सात पदार्थ जो पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किए थे वो न्याय 16 पदार्थ को मानता है। ठीक है। 16 वो देखेंगे, वो 16 बेसिकली है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक क्या है। जैसे कल मैंने आपको समझाया था शुरुआती दौर में कि भाई जलपा है, वितंडा है, छल है ना। और सात पदार्थ भी मैंने कल आपको समझा दिए थे, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। सात पदार्थों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है ये, और कुछ नहीं है ना। वो खैर अभी हम देखेंगे सारा कुछ। बट न्याय का बेसिकली वैशेषिक का आप ये देखिए कि इनके जो फाउंडर है वो है कनाद। ठीक है। इनके फाउंडर है कनाद, महर्षि कनाद। अब इनका नाम कनाद कैसे पड़ गया वो भी देख लेते हैं। ठीक है। इनका नाम कनाद इसलिए पड़ गया क्योंकि ये जो है वो, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्योंकि ये बहुत कण होते हैं ना अपने कण, जो कि अपने ये खाने के पीने के कण होते हैं, ये उन पे रहते थे, उन पे जीते थे। क्योंकि इनका मानना था कि छोटे से छोटे अणु में भी जान है। और ऐसा कहा जाता है, बुक की एक्सप्लेनेशन तो कुछ और है, बट ऐसा मैंने सुना है कि हम जो ये गेहूं चावल ये खाते हैं ना, इनमें भी एक जीव है। ये भी एक एग्जिस्टेंस के पार्ट है। तो इन्हें खाने में भी ये जब टूट के गिर जाते थे तो ये बिन बिन के खाते थे, इसलिए इन्हें कण कह दिया गया। और ये खाते भी वैसे बहुत कम थे, तो इन्हें कण कह दिया गया। ठीक है। तो इसलिए इनका नाम बढ़ गया कणाद। अब हम बात करते हैं वैशेषिक फिलोसॉफी मेन है क्या। आइए इधर देख लेते हैं। देखिए, एक सेकंड में वैशेषिक फिलोसॉफी निकाल लूं। रियलिज्म आ गया है तो ये देखिए, ये कणाद ने दिया है जिसका मतलब एटम है। जो जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, कणादत्ती हु ईट वेरी लेस, जो बहुत कम खाते थे, उनका ये फिलॉसफी है। देखिए, कणाद ने सबसे पहले जो लिखा वो था वैशेषिक सूत्र। तो सबसे पहले बेसिकली सूत्र ही लिखे जाते हैं, जैसे कि न्याय में न्याय सूत्र, सांख्य में सांख्य सूत्र। ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग गैप बीच में आया। जो वैशेषिक थे उन सबसे पहले कणाद ने दिया, उसके बाद कोई भी वर्क हमें ट्रेसेबल नहीं है फिलहाल। तो प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म ग्रंथ, पदार्थ धर्म संग्रह, ये हमें देखने को मिलता है 500 से 600 एडी में। सी मतलब एडी। अब आप ये देखिए कि कितना ज्यादा बड़ा गैप है इसमें, लगभग 700 से 800 सालों का गैप है। ठीक है। और इन्होंने भी कोई नया कमेंट्री नहीं थी है, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज कर दिया था वैशेषिक फिलोसॉफी को, है ना। उसके बाद व्योमवती आए, व्योमवती किताब लिखी गई व्योम सेवा के द्वारा। अब समझते हैं कि वैशेषिक का मेन गोल क्या है। हमने हर फिलोसॉफी का मेन गोल समझा, वैशेषिक का मेन गोल क्या है। देखिए, इनका मेन गोल मोक्ष लेना फिलहाल नहीं है। वो मोक्ष एक बाय प्रोडक्ट है, बट इनका जो मेन प्रोडक्ट पे फोकस है वो ये है कि इन सवालों का जवाब देना कि व्हाट एग्जिस्ट
व्हाट इज देयर, क्या एग्जिस्ट करता है और वहां पे क्या है। इन दो सवालों का जवाब इनको चाहिए। ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है। ऑन्टोलॉजी मतलब यही होता है कि जानना कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इन सवालों को जवाब देना ऑन्टोलॉजी होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोक्ष जो है वो उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं है, कंसर्न है बट प्राइमरी नहीं है। ठीक है, ये अब इनकी सेम वही फिलोसॉफी, इन्होंने इस वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन किया। हर फिलोसॉफी इन सवालों का जवाब तो दे रही है कि ये वर्ल्ड कैसे चल रहा है, वर्ल्ड में कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है। न्याय ने 7 चीजें बताई, वैशेषिक भी ये 7 चीजें बोल रहा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए, वैशेषिक की मेन फिलोसॉफी ये है कि यहाँ पे जगत और ये सब तो चल रहा है, इन सब से हटके एक नई फिलोसॉफी है कि हर चीज में एक धर्मा होगा और एक धर्मिन होगी। देखिए, धर्मा कौन है? प्रॉपर्टी। धर्मिन कौन है? प्रॉपर्टी पजेसर। ठीक है, ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है। जैसे कि मानिए आपके पास एक कार है, उसका कलर ब्लू है, तो कार है आपका धर्मिन और ब्लू कलर है धर्म। यानी कि हर धर्म को कोई ना कोई धर्मीन चाहिए जिसपे वो टिक सके। जैसे पहले मैंने समझाया था आपको, द्रव्य और गुण का जो रिलेशन था इनसेपरेबल, वैसे ही यहाँ पे धर्म और धर्मिन का रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फायर ऑन माउंटेन, एक पहाड़ पे आग लग रही है, तो फायर क्या है? धर्म है ना। फायर लग रही है, किस पे लग रही है? पहाड़ पे। तो फायर को पहाड़ चाहिए, तो पहाड़ हो गया धर्मिन, फायर हो गई धर्मा। पेन इन हैंड, तो पेन क्या हो गया? धर्म। हैंड क्या हो गया? धर्मिन। प्रॉपर्टी पजेसर और प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये देखिए, साउंड इज इम्परमानेंट। अगर कोई ये कहता है कि साउंड इज इम्परमानेंट, तो ये चीज वैशेषिक में अलग तरीके से इंटरप्रेट की जाएगी। इसे इंटरप्रेट किया जाएगा, साउंड इज द पजेसर ऑफ इम्परमानेंस। तो साउंड क्या हो गया? सॉरी, साउंड क्या हो गया? साउंड हो गया धर्मिन। ठीक है, साउंड हो गया धर्मिन और पजेसर ऑफ इम्परमानेंस ये हो गया धर्म। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, बट आज मैंने पहले सब लिख दिया है। तो ये धर्मिन है और ये धर्मा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, इन दो चीजों में आएगा ही आएगा। एक धर्मिन होगा और एक धर्मा होगा हमारे इस वर्ल्डली स्ट्रक्चर में। अदर देन नहीं कह रहा मैं, सिर्फ वर्ल्डली स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब कल हमने उन 7 चीजों की बात करी कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य हमेशा धर्मिन होगा। मैंने आपको बताया था कि द्रव्य किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ रही है? सारी क्वालिटीज जो है वो धर्मिन यानी कि द्रव्य पे डिपेंडेंट है। तो द्रव्य ऑटोमेटिकली क्या हो गया? धर्मिन हो गया। ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। ये सारी धर्म द्रव्य की मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखी है, आप एक बार खुद को कर लेना। वैसे तो कल मैंने आपको समझा दी थी कि द्रव्य आखिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इटर्नल है, अनक्रिएटेड है, सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम यानी कि हर चीज का बेस है, ये लोकस है। ये 9 तरह के द्रव्य मैंने बताए थे आपको। ठीक है, और हर द्रव्य कुछ ना कुछ पजेस कर रहा है, कुछ ना कोई क्वालिटी पजेस कर रहा है। ये सब धर्मिन है, तो कोई ना कोई धर्म इन पे होगा ही होगा। अरे क्या ये बात समझ आ रही है क्या? तो अब ये इसमें सिर्फ ये दे रखा है, अब इसको देख लेना कि ये धर्मा है। अर्थ, अर्थ क्या है? एक द्रव्य है और इसके ये धर्मिन है, कलर, टेस्ट, ओडोर, टच। ये कल मैंने आपको बताया था, ये सेम एग्जांपल से। ठीक है, बट अगर आपको वापस दिक्कत आ रही हो, आप उस वीडियो को वापस देखिए। और अगर नहीं, आपको समझने में ही दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब आप देखिए, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, दे कंबाइन इन जीपी टू फॉर्म वर्ल्ड।
वैशेषिक की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है, थियोरी ऑफ एटॉमिक क्रिएशन। अभी आपसे मेरी बात सुनिए, स्क्रीन मत देखिए। थियोरी ऑफ एटॉमिक क्रिएशन, ठीक है। ये क्या कहती है, ये थ्योरी क्या कहती है? भाई साहब, ये थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि ये जो पूरा जगत है, ठीक है, जो आज का साइंस कह रहा है, ये जो पूरा जगत है ये एटम से बना है। समझ आ गई बात? एटम से कैसे बन गया? ये जो एटम्स है ना, ये इनफाइनाइटली प्रेजेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में। ये एटम्स अभी अनकॉन्शियस है, तो जो गॉड है वो इन्हें एक इम्पेटस देते हैं, एक इनिशियल फोर्स देते हैं। कल हमने प्रूफ ऑफ गॉड में ये सब चीजें पढ़ी थी कि गॉड इन्हें इम्पेटस देते हैं, और फिर ये एटम्स, एक एटम दूसरे से मिलता है जिसे हम द्याद कहते हैं, और दो एटम फिर तीसरे से मिलता है तो जिसे हम त्रियाद कहते हैं। और जब और ऐसे ही जब तीन एटम मिलते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। वैसे ही पूरी दुनिया एटम से बनी है। तो ये एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो इसे हम क्रिएशन कहते हैं, और ये जब एटम्स डिसॉल्व हो जाएंगे, वापस से बिखर जाएंगे, तो इसे हम डिस्ट्रक्शन कह देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्षणिकवाद हो गया। ये भी क्षणिकवाद वैसे बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, पर आप ये समझ लीजिए कि ये अणुवाद हो गया। अगर मैं आपको सही शब्द बताऊं तो ये हो गया अणुवाद, कि हर चीज अणु से बन रही है। हर चीज एक दिन बिखर जाएगी, और ये बिखरती और जुड़ती है गॉड के विल से। जब ईश्वर चाहता है तब इनको जोड़ता है, ईश्वर नहीं चाहता इन्हें बिखेर देता है। बात समझ आ रही है? तो ये है एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ठीक है, कि एटम से सारी क्रिएशन हुई है, ये वैशेषिक कहना चाह रहे हैं। और क्रिएशन के बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब हमने न्याय में देखा कि कैसे वर्ल्ड में ये सात पदार्थ है जिनसे सारी चीजें चल रही है। द्रव्य, 9 तरह के द्रव्य हैं जिन पे सारी चीजें टिकी हुई है। धर्मा और धर्मिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नया आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलें इसके। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जीपी टू फॉर्म वर्ल्ड इन वैशेषिका क्रिएशन, कंबाइनिंग ऑफ एटम, डिस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये अभी मैंने आपको समझाया। अब एटम थ्योरी आई कैसे, क्या सोच के आई? देखिए, कनाद जो थे, स्क्रीन में देखिए इधर, सुनिए सब मेरी बात। जो कनाद थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, एवरी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पॉट है, अर्थ है। अब देखिए, पॉट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, अर्थ बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है। अगर पर आप इनको डिवाइड करने लगेंगे ना, अगर एक पॉट है, ठीक है, उसे आप तोड़ते हैं तो वो दो टुकड़ों में हो जाएगा। फिर उन टुकड़ों को तोड़ते हैं, फिर उन टुकड़ों को तोड़ते हैं। ऐसे चीजें टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, और ऐसा हर चीज में हो सकता है। हर चीज यहाँ पे डिविजिबल है। ठीक है, हर चीज आप इसे यहाँ तोड़ सकते हैं। जब भी आप तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा कि अब उससे ज्यादा उस चीज को नहीं तोड़ा जा सकता, और वो पॉइंट आएगा एटम का। और आप ये बात देखिए कि बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, अगर हम उन्हें तोड़ते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, तो वो कहीं तो आके रुकेंगे ना। लॉजिकल नेसेसिटी है, हम इनफाइनाइटली उन्हें नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हो? इनफाइनाइटली उन्हें कैसे तोड़ेंगे? कहीं पे आकर के उनको रुकना पड़ेगा। तो वो जहां रुकेंगे ना, वो एटम है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है जिसका डिविजिबिलिटी और नहीं है, और डिवाइड नहीं हो सकता, वो एटम्स है। तो यहाँ से उन्होंने थ्योरी दी कि ये एटम है जो कि अनक्रिएटेड है, इनका रहना जरूरी है। फिर यही बात एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन में मैंने आपको समझाया, ईश्वर ने सबसे पहला इम्पेटस दिया, द्याद बने, फिर उसे त्रिणुका बने। डिस्ट्रक्शन भी ईश्वर के विल से ही होगा।
असत कार्यवाद कल मैंने आपको समझा दिया, सेम यहाँ की फिलोसॉफी वहां है। ठीक है। जो आकाश एक द्रव्य है, देखिए आकाश और एथर अलग है। आकाश जहाँ पे साउंड ट्रैवल कर सकता है वो आकाश है। दिक मतलब स्पेस। स्पेस समझते हैं ना? स्पेस मतलब वो कॉस्मोस वाला स्पेस नहीं, हमारे आसपास भी स्पेस है। अगर आप अपना हाथ राइट में उठाओगे तो ये कैसे उठ गया? क्योंकि ये स्पेस है, यहाँ पे जगह है। तो ये पूरा स्पेस है, स्पेस नहीं होगा तो एक्सटेंशन नहीं हो सकता। कोई भी चीज को फैलने के लिए जगह चाहिए। और हम जो इतना फैल रहे हैं दुनिया में, तो क्यों फैल सक रहे हैं? क्योंकि स्पेस है। ठीक है। तो ये स्पेस है। फिर ये काल मतलब टाइम है, जो कि इनफाइनाइट है, इटर्नल है। टाइम जो है वो इनफाइनाइट है। और वैशेषिक ने पूरी टाइम की कैलकुलेशन दी है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल डाला है, निमेश, कथा, काल, नदिका, मुहूर्त, पक्ष। आप चाहें तो इससे गूगल भी कर सकते हैं कि टाइम का पूरा स्पेसिफिकेशन वैशेषिका ने किया है। आत्मा को आप जानते हैं इन्होंने कैसे प्रूव किया है इसे? इन्फरेंस से प्रूव किया गया है आत्मा को, कि भैया जो भी क्वालिटीज है उनका पजेसर, जैसे कि क्वालिटीज है, आप मान लीजिए कॉग्निशन एक क्वालिटी है। आई एम सॉरी, कॉग्निशन एक क्वालिटी है। जैसे ये कॉग्निशन है, कॉग्निशन यानी कि विवेक, जानना। ये कॉग्निशन क्वालिटी किसकी हो सकती है? देखिए, हमने अभी देखा कि एक धर्मा होगा, एक धर्मिन होगा। अगर कॉग्निशन धर्म है तो इसका धर्मिन भी होगा। और किसमें इतनी हैसियत है कि कॉग्निशन का धर्मिन हो सके? तो वो सोल है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक इन्फरेंस किया। इन्फरेंस की 5 चीजें कल मैंने आपको बताई थी ना? नहीं बताई थी क्या? अभी बता देता हूँ। ठीक है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। इन्फरेंस में 5 चीजें होती हैं, 5 स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉग्निशन है, ये किसका इसका धर्मिन कौन होगा? इसका धर्मिन होगा सोल। इसलिए आत्मन है, सोल है। गुणा कल मैंने बताया था 24 है। ठीक है। कर्म कल मैं आपको बता रहा था ना, कर्म क्या होता है? मोशन होता है। कर्म में क्या होगा कि जो मोशन है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, तो ऑब्जेक्ट जो है वो धर्मिन है, मोशन धर्म है। समझ आ रही है आपको? कितने तरह के कर्म होते हैं? कोई चीज ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, साइड में का कॉन्ट्रैक्शन करना, पास में लाना, एक्सपैंड करना, और चलना, गिरना। ये सब मोशंस है, कुछ हम देख पाते हैं। कुछ तरह के मोशंस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होते हैं। बहुत मतलब मोशन जो है सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही होता है, उसके बाद वो अपने इंटरनल फोर्स से आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि वेट है, फ्लूइडिटी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक फ्रूट है जो अपने पेड़ से गिर गया। ठीक है। तो ये समझिए कि सुबह 10 बजे एक आम का, जो एक आम है वो अपने टेबल पे पड़ा है। ठीक है, 10 बजे। अब हुआ क्या, वो टेबल इतना मजबूत नहीं था, बहुत मतलब बहुत ही कमजोर था। तो अब उस आम के वेट से वो आम गिर गया नीचे। ठीक है, वो टेबल से नीचे गिर गया वो। अब क्या हुआ, अब वो जैसे ही उसके वेट की वजह से नीचे गिरा, वो इस फोर्स से गिरा कि नीचे एक स्टैंड था, उससे भी वो नीचे गिर गया। मेरी बात समझ आ रही? तो सबसे पहले उसका मोशन इनिशिएट किसने किया? उसके वजन ने। उसका वजन भारी था इसलिए वो गिर गया। बट जैसे ही वो गिरा, तो उसके गिरने के प्रेशर से वो वापस गिर गया। तो पहला जो इनिशियल है वो किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स का रहता है। फिर हमेशा मोशन इंटरनल फोर्स से ही चलने लग जाता है। ठीक है। और ये मोशन चलता रहता है जब तक उसे आप रेस्ट पे नहीं ला देते। इसीलिए रेस्ट भी जरूरी है। ये हम जैनिज्म में पढ़ेंगे कि रेस्ट क्यों जरूरी, कैसे जरूरी है।
अब देखिए समवाय, मैंने आपको कहा था इनहेरेंस होना चाहिए। इनहेरेंस होता है जब समवाय, कल आपकी क्लास में आप देखना, मैं आपको कह रहा था कि 5 चीजें होती है, जैसे गुण है, द्रव्य है, इनके बीच में इनसेपरेबल रिलेशन है, कर्म और द्रव्य में है। और ये सब मैंने आपको इंडिविजुअली कल समझाए हैं, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कल मैं आपको नहीं समझा पाया था। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। हाँ, इन्फेरेंस के 5 स्टेट, ठीक है। जो न्याय और वैशेषिक का इन्फेरेंस है, ठीक है, ये डिडक्टिव भी है, ये इंडक्टिव भी है, ठीक है, ये फॉर्मल भी है, ये मटेरियल भी है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये है न्याय का और वैशेषिक का, बात समझ आ गई। पर एक और वेस्ट में जो हुआ वो था एरिस्टोटल। उनका जो लॉजिक है, ये क्या है, ये लॉजिक है, लॉजिक की बात है, टेंशन मत लेना, अभी समझाऊंगा मैं। एरिस्टोटल की बात थी, उनका जो लॉजिक था वो सिर्फ डिडक्टिव था, वो फॉर्मल था। देखो मेरी बात सुनो, इसमें 5 चीजें कही गई है। क्या क्या कहा गया है वो समझो। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है आपका ये उपमान, नहीं उपमान नहीं हो सकता, एक सेकेंड रुकना आप, इसका हिंदी में नाम अ, उपनया, उपनया। और पांचवा होगा आपका निगमना। देखिए, अब कल का एग्जांपल लेंगे, फायर ऑन द हिल। प्रतिज्ञा मतलब कि जो आपको प्रूव करना है वो आप सबसे पहले बोलिए। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रूव करना है द हिल हैज फायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रतिज्ञा, ये हो गई आपकी प्रतिज्ञा कि हिल हैज फायर, ये हमें प्रूव करना है कि वहां पे आग लगी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पे धुआं देखा, बिकॉज इट हैज स्मोक। अब ये स्मोक क्या है, ये हेतु है। थर्ड, अब हमने सोचा कि भैया स्मोक तो मैंने, अब हमने अनुमान लगाया, क्या अनुमान लगाया कि वट एवर हैज स्मोक, जहां जहां स्मोक होती है वहां पे फायर होती है। ये क्या है, ये उदाहरण है। हमने सोचा तुरंत कि यार हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी चीजें हुई हैं, जहां जहां स्मोक थी वहां वहां फायर था, तो उदाहरण से हमने इन्फर कर लिया है ये। उपनय क्या होता है, द हिल हैज स्मोक which is invariably associated with fire। ये कल जो मैं आपको समझा रहा था, उपनया है ये, यानी कि उपनया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कंफर्मेशन की जो, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जहां जहां स्मोक है वहां फायर होनी ही चाहिए। तो इनसे हमने प्रूव कर दिया। देखिए हमको ये प्रूव करना था, हम हेतु लेके चले, हमने उदाहरण ये लिया कि हाँ, हमने इन्फर किया इसको, फिर हमने ये बोला कि हाँ जब जब ऐसा होगा तब तब वैसा ही होगा। तो इससे अब हम लास्ट में कह देंगे therefore the hill has fire। तो ये हमने कर दिया प्रूफ, ये होता है निगमना, ये है प्रूफ। तो ये प्रूव करना था, यहाँ पे इसे प्रूव कर दिया, बीच में 3 स्टेप्स आई है, तो इसमें हो गई 5 स्टेप्स, ठीक है। एरिस्टोट फॉर न्याय 3 स्टेप्स होती है एरिस्टोटल के उसमें, एरिस्टोटल सिलोजिज्म में। ये है न्याय सिलोजिज्म,
ठीक है। ये है न्याय सिलोजिज्म। उसमें है 3 स्टेप्स खाली। अब आपको ये समझना पड़ेगा वो डिडक्टिव इंडक्टिव क्या था। देखिए, एरिस्टोटल में अगर स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है तो इनसे कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं डिडक्शन। आई बात समझ में? पर जब कंक्लूजन से भी स्टेटमेंट निकल सके तो उसे हम कहते हैं इंडक्शन। बट एरिस्टोटल का जो सिलोजिज्म है वो सिर्फ डिडक्शन पे काम करता है। बट न्याय का जो सिलोजिज्म है वो डिडक्शन और इंडक्शन दोनों पे काम करता है। ये बात समझ आई आपको? न्याय और वैशेषिक का, ये दोनों पे काम करता है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है हमारे पास। और बेसिक जो है वो एटॉमिक थ्योरी थी वैशेषिकता के पास, जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद वैशेषिक के पास और तो बाकी तो सब मेन सेम ही है उनका, वैशेषिक और इनका। ठीक है। अभाव, अभाव का एक थोड़ा सा एक पार्ट रह रहा है। जैसे देखिए, हमारे पास एक पदार्थ था, वो था अभाव। ठीक है। अब इस अभाव के 2 पार्ट हैं। संसर्ग अभाव, दूसरा है अन्योन अभाव। ठीक है। संसर्ग अभाव और अन्योन अभाव। संसर्ग अभाव क्या कहता है? समथिंग, समथिंग एल्स, यानी कि किसी और चीज में कुछ नहीं होना। जैसे कि एब्सेंस ऑफ हीट इन मून। हीट नहीं है, समथिंग नहीं है किसी और चीज में, मून में। तो ये होता है किसी चीज में कुछ नहीं होना, किसी और चीज में कुछ नहीं होना। ये होता है संसर्ग। अन्योन भाव क्या होता है? दैट वन थिंग इज नॉट अनदर। ये होता है अन्योन भाव। क्या होता है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें? सन इज नॉट मून। ये इसका एग्जाम्पल कि सन जो है वो मून नहीं है। ये है अन्योन भाव। अब संसर्ग भाव के 3 हिस्से और हो जाते हैं। ठीक है। क्या हिस्से हो जाते हैं इसके? एक होता है प्राग भाव। प्राग भाव, इन सब के इंग्लिश टर्म्स जो है वो आप मैं नोट्स में डाल दूंगा। ध्वंस भाव। और तीसरा होता है अत्यंत भाव। ठीक है। ये है प्राग भाव, ध्वंस भाव, अत्यंत भाव। क्या होता है प्राग भाव? देखिए, अभाव मतलब किसी भी चीज की एब्सेंस, कि ये चीज यहाँ नहीं है, ये अभाव है। तो प्राग भाव मतलब क्या? कि उसके प्रोडक्शन से पहले का नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ पॉट बिफोर प्रोडक्शन। ये प्राग भाव है कि पॉट बना ही नहीं है तो जो उसकी एब्सेंस है। अब ये क्या है? एब्सेंस ऑफ पॉट आफ्टर डिस्ट्रक्शन। ये होता है ध्वंस भाव, जब उसका डिस्ट्रक्शन ही हो गया। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बैटरी खत्म हो रही है। और एक होता है अत्यंत भाव। अत्यंत भाव क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अत्यंत भाव में देखिए, अत्यंत भाव का हमको देखना होगा। अत्यंत भाव, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ।
हाँ, अत्यंत भाव देख लेते हैं अभी हम। एक सेकेंड। अत्यंत भाव। एक्चुअली क्या है, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज है। एग्जैक्ट मैंने वही लिखा था जो आपको एकदम से पकड़ में आ जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। कर्म, गुणा, आत्मन, काल, दिक्, आकाश, डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक थ्योरी, अपद्रव्य, धर्म, जगत, ज्ञान, ईश्वर, सेल्फ, उपनय, तुम, सिलोजिज्म, अनुमान, संयुक्त। एक सेकेंड है ना, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है ना। इसमें अब आपको कुछ भी मतलब, ये देखिए, ये रहा अत्यंत भाव। कंप्लीट एब्सेंस। ठीक है, अत्यंत भाव यानी कि पॉट इज नॉट ऑन द ग्राउंड। कंप्लीट, एक सेकेंड, कंप्लीट एब्सेंस है किसी चीज की। नहीं, ना मतलब कंप्लीट एब्सेंस यानी कि पॉट इज नॉट ऑन द ग्राउंड। समझ आया आपको कि अब पॉट जो है वो ग्राउंड पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि पॉट का रिलेशन ग्राउंड से ना कभी था ना भी है ना होगा। ये है कि जिसका रिलेशन, जिन दो चीजों का रिलेशन हो ही नहीं सकता। जैसे सन इज नॉट इन द मून। अब सन मून में नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये अत्यंत भाव है, अभाव है, सॉरी। ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से बेसिक वैशेषिक का समझ चुके हो, न्याय से ही सब कुछ है। न्याय और वैशेषिक का आपस में जो है वो सब मिला जुला, मिली जुली भगत है इनकी। बट इनके अलग और क्या क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद। और आगे की क्लास में अभी हम पढ़ेंगे मीमांसा और वेदांत। ठीक है। तो मीमांसा तो एक मतलब अगली क्लास में ही देखेंगे वैसे हम। बट आप एक बार इसको ना, आप नोट्स बनाते जाइए इसके, साथ ही साथ मैं जो समझा रहा हूँ उसके, जहां आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे पूछिए। और देखिए, नोट्स जब बना के आप रिवाइज करें ना, तो आप ये सोचिएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हर चीज पे आप क्वेश्चन मार्क डालिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे जैसे आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे ना, वैसे वैसे आपको चीजें समझ आने लगेगी। जो क्वेश्चन मार्क आपका क्लियर नहीं होगा वो आपका डाउट बन जाएगा, वो डाउट आप मुझसे पूछ लेना। बात क्लियर है। और ये इंडियन फिलोसफी आप मेरे साथ चलते जाइए, मैं आपकी ये मतलब मोस्टली 10-11 दिन में कवर करवा दूंगा। फिर आप 10 दिन इसको रिवाइज करिए आराम से। 20 दिन में इंडियन फिलोसफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है।